चलिए, संदीप सर का जुड़ाव हमारे साथ हो गया है और संख्या लगभग उसी तरीके से घट बढ़ रही है। 40 42 ऐसे ही लगभग 250 के आसपास। तो मैंने आपको होस्ट बना दिया सर। जी धन्यवाद मैम। स्वागत है संदीप सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओवर टू यू। चलिए, आप सभी को नमस्कार। आज काफी लेट हो गया, आप लोगों की मीटिंग चल रही थी ऐसा बताया मुझे मैम ने, और मैं पिछले 10 मिनट से शायद गलत लिंक से ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा था। फिर अभी मैंने व्हाट्सएप में मैसेज देखा, तभी सही लिंक मिला मुझे। खैर, दरअसल कोड की डेट लगी थी सर। जी 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 वजह से उससे थोड़ा सा कुछ चीजें कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है लोगों के मन में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको चार्ज करना बहुत जरूरी होता है, उस वजह संगठन की बैठक चल रही थी, जी तो सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। चलिए सर, कोई बात नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम बाल मनोविज्ञान जो सीडीपी का जो पोर्शन चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। पेडागोजी की क्लास अभी छोड़ देते हैं आज के लिए, उसको कल करेंगे। हालांकि मैथ पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्नों का एक सेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उसको आप लोग अटेंड करिए। कल मैं उस पर डिस्कशन करूंगा और दूसरे विषय की पेडागोजी की शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों का कल बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने क्रिएटिविटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। रचनात्मकता, सृजनात्मक चिंतन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जब पेपर देखेंगे तो इस टॉपिक से अक्सर 1-2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड पे अभी आगे चर्चा करेंगे, समझ में आने लगेंगी टीचिंग मेथड, आप परेशान मत होइए। तो जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ये है समाजीकरण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो अक्सर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली सामान्य तौर पर प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में मैं कुछ उन सिद्धांतों पर भी चर्चा करूंगा जिनमें प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर देने में थोड़ा सक्षम हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और मैं एक स्लाइड आपके सामने अभी शेयर करूंगा, तो देख ले। तो हमारा टॉपिक है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सामान्य तौर पे इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? एक बच्चा जन्म के बाद किस तरह से अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ और समाज के साथ, परिवार के साथ अंतःक्रिया करता हुआ एक नागरिक में बदल जाता है, समाज के उपयोगी सदस्य में बदल जाता है। इन सब सिद्धांतों का, भेज दूंगा अनिल जी, इन सब सिद्धांतों का अध्ययन, इन सब विचारों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमने पहले व्यगोत्स्की के आइडियाज में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया है, जीन पियाजे के आइडियाज में भी डिस्कशन किया है, और बंडूरा के आइडियाज में भी हमने डिस्कशन किया है कि बच्चे में सोशलाइजेशन कैसे होता है। मैं व्यगोत्स्की, बंडूरा या पियाजे के आइडियाज को यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन समाजीकरण के अंतर्गत उन आइडियाज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बंडूरा के विचारों पर आधारित, व्यगोत्स्की के विचारों पर आधारित या पियाजे के विचारों पर आधारित। और इवन कोलबर्ग के जो आइडियाज हैं वो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इन चारों से भी समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूंकि इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ पर मैं उन आइडियाज पे चर्चा नहीं करूंगा। ऐसे आइडियाज पे चर्चा करूंगा जिनमें परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा गया है और हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो किस तरह से हम समाजीकरण को डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों और संस्कृति को सीखता है, समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनता है, एक नागरिक के रूप में विकसित होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा, वह प्रक्रिया समाजीकरण है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जन्म के बाद ही बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
और इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? अपने परिवार से शुरू होता है, अपने माता पिता से शुरू होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले बच्चा अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बनता है। जैसा कि हरलॉक कहते हैं कि 2 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और 5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? सीधे तौर पे परिवार से होती है। इसके अलावा स्कूल और शिक्षा, सहवयी साथियों का समूह यानी मित्रों का समूह, सोशल मीडिया, मास मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट और हमारा समुदाय और हमारा पास पड़ोस भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या पीपीटी शो नहीं हो रही? कोई कंफर्म करे? हो रही। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संस्कृति और समाज के नियमों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, जैसा कि विकास की प्रक्रिया का अंग है जन्म के, लेकिन विकास की प्रक्रिया में जो सामाजिकरण है जन्म के बाद शुरू होता है, जन्म के बाद शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। और हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा हम अपनी संस्कृति का, अपनी हेरिटेज का, जो हमारी सोशल हेरिटेज है, उसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत कॉमन पूछा जाता है सामाजिकरण की एजेंसी के संदर्भ में, तो थोड़ा उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो अब अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया को अलग अलग स्टेप्स में बांटना चाहें तो किस तरह से बांटेंगे? जब हाँ, चलिए मैं उस पिक्चर को समझा देता हूँ, अभी हालांकि उस पर चर्चा करना ही है हमें। देखिए, मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया कुछ ऐसा नहीं कि वो एक सीधी सरल रेखा में सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि सभी फैक्टर्स सर्कुलर ऑर्डर में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा केवल एक बायोलॉजिकल यूनिट है, माने जन्म के समय बच्चा क्या है, जिसको आप कह सकते हो एक शरीर है अभी जब बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, और वो एक जैविक इकाई है जन्म के समय। लेकिन जैसे ही जन्म के बाद अपने परिवार के साथ उसका इंटरेक्शन शुरू होता है, सबसे पहला इंटरेक्शन बच्चे का किसके साथ होता है? अपनी माँ के साथ होता है ना। अपनी माँ के साथ जो इंटरेक्शन होता है और अपने परिवार के साथ इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से बच्चे में सोशलाइजेशन के गुण विकसित होने लगते हैं। आप ये इस चीज को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता कि परिवार का वातावरण बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने में या एक उसके सोशलाइजेशन की प्रोसेस को ग्रो करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चे में सोशलाइजेशन बेहतर ढंग से नहीं होगा, है ना। अब अच्छे वातावरण से क्या तात्पर्य है, इस पे मैं यहाँ पर डिस्कशन अभी नहीं करूंगा ज्यादा। इसके बारे में आप सब लोग समझ रहे हैं कि परिवार के अच्छे वातावरण से क्या तात्पर्य है। अब जब बच्चा स्कूल के बाद परिवार से निकल के सबसे पहले कहाँ जाता है? परिवार से निकल करके बच्चा अपने अड़ोस पड़ोस में जाता है, पास पड़ोस में जाता है और अपने विद्यालय में पहुंचता है। तो जो ये विद्यालय है, जो स्कूल है, ये स्कूल एकदम सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बड़ा तीव्र कर देता है, इसकी गति को तेज कर देता है, क्योंकि स्कूल वो सबसे पहली जगह होती है जहां पर बच्चा दूसरे तमाम लोगों से मिलता है, अपने जैसे दूसरे बच्चों से मिलता है, जहां पहली बार शिक्षा से उसका सामना होता है, शिक्षकों से वो मुलाकात करता है। बच्चों का व्यवहार, शिक्षकों का व्यवहार, स्कूल का वातावरण भी बच्चे के सोशलाइजेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ये कम्युनिटी का एरो जो है, इसको एरो को आप ऐसे समझिए कि साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। फैमिली, स्कूल, स्कूल में ही जाकर के वो समवयी साथियों से मिलता है, सबसे पहले अपनी उम्र के साथी बनाता है, और उसी क्रम में उसका जुड़ाव जब स्कूल गया सबसे पहले, तो वास्तविक अर्थों में मास मीडिया से जुड़ाव उसका स्कूल में ही होता है।
मास मीडिया से क्या तात्पर्य है? जब बच्चा सीखने के क्रम में टेलीविजन, इंटरनेट जैसी चीजों का उपयोग करना शुरू करता है। न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारा किस प्रकार का मीडिया कहलाता है? ये मीडिया मास मीडिया कहलाता है। और दूसरा, अब इसका ग्रुप बच्चे का बढ़ता जाता है। बच्चा खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेने लगता है, समुदाय की गतिविधियों में भाग लेने लगता है, और सब कुछ होता हुआ अंततः बच्चा अपना वक्त तो परिवार में ही बिताता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो परिवार है, परिवार समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है। माता पिता प्रथम एजेंसी हैं, परिवार के सदस्य परिवार प्रथम एजेंसी है, और स्कूल हो गया, समुदाय हो गया, पड़ोस हो गया, ये समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी है। और समाजीकरण की तीसरी एजेंसी है मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये समाजीकरण की तीसरी एजेंसी है। व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा या जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा बच्चा जो सीख रहा है, तो ये समाजीकरण की तीसरी एजेंसी है। लेकिन कभी कभी पेपर में प्रश्न इस प्रकार का भी आएगा कि कई जगहों पे समाजीकरण की तीसरी एजेंसी के बजाय इनको दूसरी एजेंसी में ही शामिल किया जाता है। तो कभी आपको प्रश्न इस प्रकार का भी मिल सकता है कि उसमें पहली एजेंसी, दूसरी एजेंसी, चौथी एजेंसी, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का ऑप्शन हो। तो अगर मास मीडिया, सोशल मीडिया है, तो अगर दूसरी एजेंसी शब्द भी आपको मिल रहा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। बट जनरली हम इसको मास मीडिया को, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को समाजीकरण की तीसरी एजेंसी के रूप में समाजशास्त्र में डिफाइन किया जाता है। ऐसा होगा नहीं कि इस प्रकार का प्रश्न मिले, लेकिन टीईटी जैसे पेपर्स में, जैसे मैं राजस्थान का एक पेपर देख रहा था, उस प्रश्न में ऑप्शन इस प्रकार से थे। तो वो ऐसे ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस डिबेटेबल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। कुल मिला के हमें याद ये रखना है कि जो परिवार है पहली एजेंसी है, दूसरी एजेंसी है विद्यालय, तीसरी एजेंसी है मास मीडिया, सोशल मीडिया। अब एक बात आती है कि पड़ोस को भी दिया गया है पहली एजेंसी के रूप में। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जब आप छोटे बच्चे के लिए पड़ोस की बात करते हैं तो छोटे बच्चे के लिए पड़ोस उसके परिवार की तरह ही होता है। ठीक है, तो शुरुआती वर्षों में विद्यालय जाने से पहले बच्चे के लिए जो उसका एकदम पड़ोस से, मतलब जो क्लोज पड़ोस है, समुदाय नहीं, जो क्लोज नेबरहुड है, वो उसके परिवार की तरह ही होता है। तो बच्चे के लिए पहली एजेंसी ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस पे आगे चलते हैं। परिवार जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरह से आगे चलती है? जन्म के समय बच्चा केवल एक बायोलॉजिकल यूनिट होता है, जैसा कि मैंने बताया, और जन्म के बाद ही सीधे बच्चे का अपने परिवार के साथ इंटरेक्शन होना शुरू होता है। ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है, ये समाजीकरण को आगे फास्ट फॉरवर्ड करता है। अब जैसे बच्चे का अपनी फैमिली में इंटरेक्शन शुरू हुआ, धीरे धीरे बच्चे में खुद की आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। इसके बारे में अभी हम एरिक्सन के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, किस तरह से बच्चे में खुद की आइडेंटिटी डेवलप होती है। और यहाँ से फिर अगला चरण है समाजीकरण। बच्चा जब आत्मबोध बच्चे में विकसित हो गया, तो उस आत्मबोध के सहारे बच्चा फिर आगे समाज में निकल पड़ता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, और समाज के नियमों को, समाज की बनावट को, समाज की संरचना को समझने और अपनाने लगता है, और उसके साथ खुद को अनुकूलित करने लगता है। तो अगर समाजीकरण की प्रक्रिया के चरणों की बात करें, तो समाजीकरण की प्रक्रिया कुल जो है मेनली 4 स्टेप्स में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है मौखिक चरण। मौखिक चरण क्या है? ये चरण परिवार में शुरू होता है, जब बच्चा अपनी शुरुआती जरूरतों को बोल करके या ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। दूसरा चरण है अनुकरण। अनुकरण भी परिवार से ही शुरू हो जाता है। बच्चा परिवार के सदस्यों के व्यवहार की नकल करता है। समाजीकरण का तीसरा चरण है भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन क्या है? यानी जब बच्चा अब सक्रिय रूप से समाज की गतिविधियों में भाग लेने लगता है, वो खुद को समझने लगता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है।
और सामाजिक नियमों को अपनाने लगता है। और चौथा चरण है आत्मीकरण। जब बच्चा वास्तव में विद्यालय जाता है तो बच्चा अब समाज में बनाए गए नियमों को मन से स्वीकार कर लेता है और उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने लगता है जैसा कि समाज उसको देना चाह रहा है। अब देखिए कि समाज और संस्कृति बच्चे के विकास पर कितना बड़ा असर डालते हैं। एक संस्कृति में, एक समाज में किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी इंसान की हत्या करना बहुत बुरा माना जाता है। जैसे जो हमारा जो सभ्य समाज है, जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं, सामान्य तौर पे हमारे समाज और हमारी संस्कृति में किसी की हत्या कर देने को बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, अक्षम्य अपराध माना जाता है। हमारी कानूनी व्यवस्था भी इसको जो है एक बहुत बड़े अपराध की तरह स्वीकार करती है। लेकिन हमारे देश भारत में ही, अगर आप लोगों में से कोई अंडमान निकोबार गया होगा तो, या नहीं गया होगा तो सुना जरूर होगा, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में ऐसी जातियां आज रह रही हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समाज से कोई संपर्क नहीं है, और वो दूसरे व्यक्तियों को देखते ही हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड घोषित किया हुआ है, कोई भी वहां जा नहीं सकता। तो आप ये सोचिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक कल्चर के लिए, एक सोसाइटी के लिए जो बहुत बड़ा अपराध है, दूसरे कल्चर, दूसरी सोसाइटी के लिए एकदम सामान्य है। जैसे पापुआ न्यू गिनी में आज भी माओरी ट्राइब्स के लोग रहते हैं जंगलों में, जो हेड हंटर्स माने जाते हैं, और उनकी संस्कृति में माना जाता है कि जिसने जितने लोगों की हत्या की है वो उतना ही प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से व्यक्ति जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में रह रहा है, उस समाज, उस संस्कृति के नियमों को स्वीकार करता रहता है। लेकिन जो मैंने जो उदाहरण दिए, चाहे वो माओरी ट्राइब्स के लोगों का हो या नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोगों का हो, ये लोग आधुनिक समाज से एकदम कटे हुए हैं और आज भी पुरातन युग की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं अपना। दूसरे तमाम स्तरों पे देखिए, हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारी आदतों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक सोसाइटी ऐसी होगी जो ज्यादातर, जहां पर लोग वेजिटेरियन होंगे, एक सोसाइटी ऐसी भी है जहां ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये जो हमारी आदतें डेवलप हो रही हैं, ये आदतें भी तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के कारण ही डेवलप हुई। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के 4 चरण हैं। सबसे पहला है मौखिक चरण, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है भूमिका निर्वहन, और चौथा है आत्मीकरण, यानी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों और आदतों को मन से स्वीकार कर लेना, उसका अंग बन जाना, उनको एक्सेप्ट कर लेना। अब एजेंसीज की अगर बात करें तो जनरली आप याद रखेंगे कि प्राथमिक एजेंसी क्या है। समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी है हमारा परिवार, और एकदम निकट पड़ोस। निकट पड़ोस को भी समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी के रूप में माना जाएगा। लेकिन आप लोग भ्रमित हो सकते हैं। सपोज करिए प्रश्न में विकल्प इस प्रकार से हो कि परिवार, समाजीकरण की प्रक्रिया की प्राथमिक एजेंसी क्या है, और पहला विकल्प हो परिवार, दूसरा विकल्प हो पड़ोस, तीसरा विकल्प हो मीडिया, चौथा विकल्प हो स्कूल। तब उस कंडीशन में आप क्या टिक करेंगे? बिल्कुल, तब उस कंडीशन में परिवार ही टिक करेंगे। प्रश्न इस प्रकार का आया कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है, और उसमें ऑप्शन हो परिवार, पहला ऑप्शन हो परिवार एवं निकट पड़ोस, दूसरा ऑप्शन हो विद्यालय, तो आप टिक करेंगे ए, परिवार और निकट पड़ोस। तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है परिवार, और बाकी की सारी एजेंसीज को आप वैसे तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक एजेंसी के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है द्वितीयक एजेंसी। अगर परिवार और पड़ोस एक साथ लिखा है तो बिल्कुल वो प्राथमिक एजेंसी है। द्वितीयक एजेंसी में सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है विद्यालय, और विद्यालय की जो औपचारिक व्यवस्था है और विद्यालय का जो समाज है। अब अगर हम तीसरी एजेंसी की बात करें तो आज के समय में हम तीसरी एजेंसी के रूप में मान सकते हैं सोशल मीडिया को,
इंटरनेट को, मास मीडिया को, इनको हम तीसरी एजेंसी के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद समाजीकरण में दो तरह, ये तो हुआ जगह के आधार पर। एआई भी समाजीकरण की एजेंसी अब बन रहा है, लेकिन अभी इतना तेजी से एआई जीवन में शामिल नहीं हो पा रहा। तो अभी इसको हम सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल अभी फिलहाल एआई नहीं प्ले कर रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में नो डाउट एआई बहुत ही क्रूशियल रोल हम सबके जीवन में प्ले करेगा, हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसकी। और ये अगले 5 वर्षों में ही हम ऐसे बदलाव देखेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना काम हुआ, पिछले 3 वर्षों में इतना काम हो गया, और एआई पूरी बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आज के टाइम पे अगर हमको टाइम के साथ चलना है स्पीड से, तो एआई को पकड़ना होगा। जैसा कुछ समय पहले कंप्यूटर के लिए था, से 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले, आज वही समय एआई के लिए है। और एआई के लिए आप लोगों को भी कुछ जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर आप लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस उपयोग को और बढ़ाने का प्रयास करिए। उससे रिलेटेड तमाम इस समय कोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम निकालिएगा तो कभी उन कोर्सेज को कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसा मैंने एआई को लेकर के कुछ वर्कशॉप्स की हैं, अब कुछ वर्कशॉप मैं खुद कंडक्ट कराता हूं एआई को लेकर के, तो इसका बहुत आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा एआई। हाँ, सीटेट को उसी से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर आप सीटेट को उससे सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, वो आपको इसका मतलब आपका खुद का चिंतन करने का जो रोल है, खुद की चिंतन करने की क्षमता है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एआई का प्रयोग प्रश्नों को हल करने में मत कीजिए। किसी आइडिया को समझना है तो एआई की सहायता से आप उसको पढ़ सकते हैं, और एआई की सहायता से आप आइडियाज को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एआई का प्रयोग मत कीजिए, कई बार वो गलत उत्तर भी देगा। खुद की विवेक का प्रयोग कीजिए। सीटेट में ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप अपने बुद्धि और प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं। एआई कुछ भी कर रहा है इस समय, कुछ भी कर रहा है। तो किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से कि एआई क्या क्या काम कर सकता है। आज बहुत कुछ एआई से हो रहा है। एआई कई बार आंसर गलत देगा, तो आंसर्स को बड़ा सोच समझ के चयन कीजिएगा। तो अब इसके बाद समाजीकरण के सक्रिय और निष्क्रिय एजेंट क्या होते हैं। सक्रिय एजेंट कौन से हैं? सक्रिय एजेंट को आप ऐसा समझ लीजिए जो जीवित हैं, जो हमारे आसपास हैं। जैसे हमारा परिवार हो गया, हमारा मित्र हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, और इवन जो हमारा विद्यालय हो गया, जिनसे हम 1-2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। बिल्कुल, अगर आप ऐसे कुछ कोर्सेज करना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा, सुशील जी आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, बहुत अच्छा है। 3-3 घंटे की वर्कशॉप होती हैं, 2-4 वर्कशॉप कर लीजिए, उसको यूज कर पाएंगे आप। तो सक्रिय एजेंट कौन से हो गए? जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन हो बच्चे का। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो जीवित शब्द का प्रयोग किया वो थोड़ा सा गलत था, उसको जीवित के अर्थ में ना लीजिए। ऐसा कोई भी एजेंसी जहां बच्चे का 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो सक्रिय है। जैसे परिवार में होता है, मित्रों के साथ होता है, शिक्षकों के साथ होता है, विद्यालय में बच्चे का 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये सक्रिय एजेंसीज हैं, यानी एक्टिव एजेंसीज हैं। जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, केवल 1 वे कम्युनिकेशन है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अभी एक्टिव एजेंसी की तरह है ये। लेकिन पैसिव एजेंसी कब होगा? जब 1 वे कम्युनिकेशन हो, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। जैसे लाइब्रेरी में हम किताबें पढ़ते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन है। टीवी हम देखते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन है। रेडियो 1 वे कम्युनिकेशन है। लेकिन गूगल मीट पे जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, यानी ये सक्रिय एजेंट है, एक्टिव एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी यानी पैसिव एजेंसी वो एजेंसी है जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि जहां पर 1 वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्राथमिक एजेंसी,
फोन से बात करना एक्टिव एजेंसी है, बिल्कुल। प्राथमिक एजेंसी हो गया परिवार, पड़ोस, एकदम निकट पड़ोस। द्वितीयक एजेंसी में हो गया आपका विद्यालय, ठीक है, आपके मित्र, सहवई, साथी जो हुए। और तृतीयक एजेंसी में हो सकता है, वर्कशॉप ऑनलाइन भी होती हैं। तृतीयक एजेंसी में जो हो गया, तो तृतीयक एजेंसी में हुए मीडिया। अब इसके बाद एक्टिव और पैसिव समझ लीजिए। जहां एक्टिव एजेंसी, जहां टू वे कम्युनिकेशन हो वो एक्टिव एजेंसी, जहां वन वे कम्युनिकेशन हो वो पैसिव एजेंसी, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर अगर प्रश्न आएगा तो आप अब गलत नहीं करेंगे इसे, है ना। जैसे सोशल मीडिया पे जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी से, तो ये सक्रिय एजेंसी होगी या निष्क्रिय एजेंसी होगी? तो इसका जवाब दीजिए। हाँ, सक्रिय एजेंसी है, बिल्कुल एक्टिव एजेंसी है। तो अब सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वैसे मैंने समझा दिया, और समझाया है वो इस फिगर में भी लिखा हुआ है ना। जैसे जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक इकाई है, उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है, विद्यालय तक जाता है, फिर प्राथमिक जो समाजीकरण है वो परिवार में होता है, द्वितीयक समाजीकरण स्कूल और उसके साथियों के बीच होता है, तृतीयक समाजीकरण उसका इंटरनेट, सोशल मीडिया, मास मीडिया के द्वारा होता है ना। और इन सब का इंटरनलाइजेशन यानी जब आत्मीकरण बच्चा करता जाता है, और वैसे वैसे वो समाज के एक कुशल नागरिक के रूप में विकसित होता जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। और यहाँ पर सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज हैं, प्राइमरी एजेंट, फैमिली सेकेंडरी एजेंट, स्कूल पीयर्स यानी सहवई साथी, और टीचर्स यानी शिक्षक, और तृतीयक एजेंसी हो गई मीडिया, कम्युनिटी जो लार्जर कम्युनिटी है, और रिलीजन हमारा धर्म, ये तृतीयक एजेंसी हो गई, ये तृतीयक एजेंसी हो गई, ठीक है। तो अब अगर इस पे प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है अब आप इसको गलत नहीं करेंगे, और ध्यान से इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी और तृतीयक एजेंसी से रिलेटेड ये प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। अब इसके बाद बात करते हैं एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, सीटेट के पेपर्स में पूछे गए हैं प्रश्न इससे, और वो है यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर की अवधारणा, ठीक है। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर, एक रशियन मूल के अमेरिकी समाजशास्त्री हैं ये। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ सेट्स में भी जो प्रश्न लिए हैं तो इनकी अवधारणा से संबंधित प्रश्न आए हैं। सीटेट का पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप इनसे परिचित हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं परिचित हैं तो इनके आइडियाज को मैं थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर समझाऊंगा। पेपर में प्रश्न कैसा आएगा उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप पिछले सेट देखिएगा तो ऐसे एक दो प्रश्न हैं। तो यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर कहाँ के थे? रशिया के थे, और रशिया मूल के अमेरिकी सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं ये। तो इन्होंने ये बताया कि किस तरह से बच्चे के समाजीकरण में तमाम अलग अलग कंपोनेंट अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इनका मानना था, इनका विश्वास था कि एक बच्चे का पालन करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। एक बच्चे का पालन करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। यानी ये समाजीकरण में जो इनका जो सिद्धांत है समाजशास्त्र में, उस संयुक्त परिवारों का समर्थन करता है। इनका मानना है कि जो संयुक्त परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, वहां बच्चे का सोशलाइजेशन बेहतर तरीके से होता है। और जो न्यूट्रल फैमिलीज हैं, तो या जो ऐसे परिवार हैं जो एकल परिवार हैं, तो एकल परिवारों में बच्चे का समाजीकरण कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। और ये बात सामान्य तौर पे भी देखी जानी समझी जा सकती है। तो यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर की जो अवधारणा है, ये समाजीकरण का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी। तो समाजीकरण के संदर्भ में
इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी किसने दी है? इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी दी है यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने, रशियन मूल के थे और अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट है, बालक कभी शून्य में विकसित नहीं होता, बालक को विकसित करने के लिए यानी बालक के विकास के लिए पूरे गांव की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति, पूरा समुदाय, पूरा सोसाइटी, अड़ोस पड़ोस, विद्यालय सब मिल करके बच्चे के सोशलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। वर्ष 2005 में अभी इनका निधन हुआ है, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है ये, और मुझे लगता है अगर आप में से किसी ने समाजशास्त्र विषय पढ़ा होगा तो जरूर इनसे परिचित होंगे। अच्छा, ये सिद्धांत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का जो समाजीकरण है और जो बच्चे का विकास है, उसके वातावरण, उसके पर्यावरण और उसके बीच विभिन्न अंतः संबंधों पर निर्भर करता है और विकास संदर्भगत होता है, संदर्भों पर आधारित है। इन्होंने एक जैसे चक्रव्यूह होता है तो चक्रव्यूह की तरह अलग अलग मंडलों की बात की है जो बच्चे के सोशलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये मॉडल है, ये मॉडल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के आधार पर समाज की संरचना को बताता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है? संकेंद्रीय वृत्त। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटा सर्किल जो है, सबसे छोटा सर्किल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को यानी बालक को प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसके बालक के चारों ओर का जो पहला सर्किल है उसको उन्होंने माइक्रो सिस्टम कहा है। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो सिस्टम में क्या क्या शामिल है समाजीकरण की प्रक्रिया में? माइक्रो सिस्टम में शामिल है बच्चे का स्कूल, बच्चे का परिवार, पड़ोस, मित्र और बच्चा जो कार्य क्षेत्र है बच्चे का। यहाँ पे सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है। तो माइक्रो सिस्टम जो व्यक्ति को घेरे हुए है, तो माइक्रो सिस्टम में क्या क्या है? माइक्रो सिस्टम में आता है परिवार, विद्यालय, पड़ोस, मित्र और उसका कार्य। ये हो गया माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम को घेरे हुए है मीजो सिस्टम और उसके बाद है एक्सो सिस्टम और अंत में है मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। आगे के स्लाइड्स में इन पर हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन का जो मॉडल है इनका, तो कितने सिस्टम की बात करता है? इसमें माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो माइक्रो सिस्टम है, लघु मंडल इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में उसमें कौन शामिल होते हैं? उसमें शामिल होते हैं जो बच्चे के सबसे निकट और सबसे प्रत्यक्ष जो वातावरण है, व्यक्ति का सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष वातावरण है, वो माइक्रो सिस्टम का निर्माण करता है। तो माइक्रो सिस्टम में शामिल होते हैं परिवार, पड़ोस, मित्र, खेल का मैदान, विद्यालय, शिक्षक। सीटेट की परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आ चुका है कि निम्नलिखित में से क्या एक बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में माइक्रो सिस्टम का निर्माण करता है? मैंने भी इस प्रकार का एक प्रश्न आप लोगों को करवाया था एक दिन। तो जब माइक्रो सिस्टम पूछा जाएगा तो माइक्रो सिस्टम में आएगा परिवार और परिवार के सदस्य, स्कूल, शिक्षक, मित्र और खेल का मैदान, यानी जहां बच्चा खेलकूदी गतिविधियां करता है। ये माइक्रो सिस्टम का निर्माण करते हैं। माइक्रो सिस्टम के बाद दूसरा जो मंडल है वो है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या क्या आएगा? मध्य मंडल में आएंगे माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल के जो विभिन्न पक्ष हैं के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, वो निर्माण करता है मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल का। उदाहरण के तौर पे जैसे माता पिता और शिक्षक दोनों क्या हो गए? माता पिता और शिक्षक दोनों बच्चे के माइक्रो सिस्टम का निर्माण करेंगे। लेकिन जब माता पिता और शिक्षकों के बीच बैठक होती है, जिसको हम अभिभावक बैठक कहते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कहते हैं,
तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग किस में आएगी? पेरेंट्स टीचर मीटिंग मध्य मंडल में आएगी, मीजो सिस्टम में आएगी। अब जैसे मित्र हैं तो मित्र बच्चे के माइक्रो सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के परिवार का उसके दोस्तों के परिवार के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो उसके मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल का निर्माण करता है। परीक्षा में सीटेट में जब भी प्रश्न आया है इससे रिलेटेड तो माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम को लेकर के ही प्रश्न पूछा गया है, तो माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम को ध्यान से समझ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी अभी मैं करवाऊंगा कल के सेट पे। चलिए, माइक्रो सिस्टम में क्या है देखिए। माइक्रो सिस्टम में शामिल हैं जो बच्चे के लिए सबसे निकटतम और सबसे जो प्रत्यक्ष वातावरण है बच्चे के विकास के संदर्भ में, उसमें सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष वातावरण में क्या क्या आएगा? उसमें परिवार होगा, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, स्कूल और शिक्षक होंगे, उसके दोस्त होंगे, खेल कूद की गतिविधियां होंगी। ये उसके माइक्रो सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं बच्चे के। मीजो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो मीजो सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक अंतर यहाँ पे समझिएगा, माइक्रो सिस्टम में लिविंग एलिमेंट्स भी हैं, परिवार के सदस्य, माता पिता, मित्र, ये सब लिविंग एलिमेंट्स हैं, शिक्षक लिविंग एलिमेंट्स हैं। मीजो सिस्टम रिलेशंस की बात करता है। माइक्रो सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है उसको उन्होंने यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने मीजो सिस्टम कहा है। इसके बाद तीसरा मंडल है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम क्या है? ये वो मंडल है जिसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बच्चे पे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपने माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम में देखा कि बच्चा वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व था। मीजो सिस्टम में जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो रही है तो बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन जो एक्सो सिस्टम है यानी बाह्य मंडल है, यहाँ बच्चा सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसे माता पिता जहां कार्य कर रहे हैं, ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। माता पिता का जो कार्य क्षेत्र है वो बच्चे के एक्सो सिस्टम का निर्माण करेगा, लेकिन माता पिता के कार्य क्षेत्र से जो वो माता पिता जो तनाव लेकर के आएंगे या जो भी लेकर के आएंगे, संतुष्टि या तनाव, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे पर पड़ेगा। जबकि बच्चा एक्सो सिस्टम का अंग नहीं है, तो माता पिता का कार्यस्थल, समुदाय या व पड़ोस की सुविधाएं और सरकार की नीतियां, ये एक्सो सिस्टम का निर्माण करती हैं। और अंत में आता है, बिल्कुल कार्य क्षेत्र का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, लेकिन बच्चा उसमें शामिल नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बच्चे पर इम्पैक्ट डालती हैं, बट बच्चा उनमें शामिल नहीं है। और अंत में आता है मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो सिस्टम में जो समाज की संरचना है, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो कानून हैं, जो संस्कृति है, ये सारी चीजें मैक्रो सिस्टम का निर्माण करती हैं। वैसे भी जो समाजशास्त्र अगर आपने पढ़ा है तो आपने जाना होगा कि माइक्रो सोशियोलॉजी हम स्टडी करते हैं, मैक्रो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं। माइक्रो सोशियोलॉजी में हम परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में, विद्यालय के बारे में, मित्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, और मैक्रो सोशियोलॉजी में हम सामाजिक मूल्यों के बारे में, संस्कृति के बारे में, नियमों और कानूनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये चौथा है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या शामिल है? मैक्रो सिस्टम में कल्चर हो गया, लॉज हो गए, सोशल नॉर्म्स हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए, है ना, कल्चरल वैल्यूज हो गई, ये सारी मैक्रो सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से ही आए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का मैक्रो सिस्टम बनाएगा, कौन सा माइक्रो सिस्टम बनाएगा। तो माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम और इनको ये मीजो सिस्टम और एक्सो सिस्टम को याद रखना है, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट पे, और कम से कम 3 बार तो पूछे ही गए हैं, याद रखिएगा ये। क्लियर? आगे चलें। अभी किसी को यहाँ अगर डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
विशेष तौर पे माइक्रो सिस्टम या माइक्रो सिस्टम में। तो मुझे लगता है आगे चलना चाहिए, अभी क्लियर हो गया होगा फिलहाल। अब एक जो और सिस्टम है वो है क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो सिस्टम क्या है? प्रश्न ज्यादातर जो पूछे गए वो माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम पर पूछे गए हैं। समय के साथ साथ बच्चे के जीवन में जो बदलाव होते हैं वो बच्चे के क्रोनो सिस्टम का निर्माण करते हैं। माता पिता का डाइवोर्स हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और जैसे आज एआई का टाइम आ रहा है, पहले इंटरनेट था, पहले कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, फिर एआई आ गया, अब आगे है ना, पहले नॉर्मल फोन थे, फिर स्मार्टफोन थे। तो अगर आप देखिए तो इन सब का प्रभाव तो बच्चे पर पड़ा ना, बहुत ज्यादा पड़ा। जरा सोचिए, आज से 30 साल पहले जिस बच्चे का जो जन्म हुआ होगा, आज से 20 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा, आज से 10 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा, और आज जिसका जन्म हुआ होगा, तो चारों में कितना बड़ा फर्क होगा। तो ये जो है, ये सब मिल करके बच्चे के क्रोनो सिस्टम का, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में क्रोनो सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो बच्चे के जीवन में घटित होती हैं, जो उसके सोशलाइजेशन को प्रभावित करती हैं। माता पिता का डाइवोर्स हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, एक शहर से दूसरी जगह चले जाना, मित्र छूट जाना, विद्यालय छूट जाना, और अभी नई नई तकनीकों का आना, ये क्रोनो सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब जैसा हमने अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के संदर्भ में हमने पढ़ा था, एक अवधारणा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की अवधारणा, कि बच्चा और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये भी जो सिद्धांत है, जो उनकी विचारधारा है, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की, वो विचारधारा यही कहती है कि वातावरण बच्चे को और बच्चा वातावरण को प्रभावित करता है। यानी बच्चा, परिवार और समाज सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। कुल मिला के अगर बच्चे का माइक्रो सिस्टम बेहतर है तो बच्चा समाज में एक बेहतर नागरिक के रूप में विकसित हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रॉनफेन ब्रेनर का जो आइडिया है, कोर आइडिया, वो ये कहता है कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए पूरे गांव की आवश्यकता होती है। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा बच्चों को। आज बच्चा अपने आप में आइसोलेट हो गया है, और इस चीज को जरा खुद हम अपने परिवारों में भी देखें तो हम पाएंगे कि बच्चे को एकदम आइसोलेट कर दिया गया। तकनीक के युग में बच्चा अपना कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के स्मार्ट अपने कमरे में चला जाता है, अकेलेपन में। अब वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है। स्निग्धा जी, मैं कर देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ। तो और उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी आजकल किशोर वही बच्चों में पड़ रहा है। तो जो ब्रॉनफेन ब्रेनर की जो अवधारणा है, थोड़ा पुरानी लग सकती है, लेकिन एकदम है सही, कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। तो यहां तक के जो सिद्धांत मैंने आपको बताए, इनसे काफी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे जिन आइडियाज पे मैं डिस्कशन करूंगा तो उनसे सीटेट पे 1 या 2 बार ही प्रश्न आया है, बट आया है प्रश्न इसलिए मैंने उसको सम्मिलित कर लिया है, और चर्चा में डिटेल में ही करूंगा। बहुत आगे की जो स्लाइड्स में जो भी आइडियाज हैं, तो सीटेट के पेपर के संदर्भ में आपको उनको रट्टा मारने की, याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यहां तक मैंने बताया, ब्रॉनफेन ब्रेनर के आइडियाज तक, ये सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रश्न इनसे पूछे गए हैं ज्यादा। हाँ, अभी एक और रह गया ना, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं एरिक एरिक्सन के सिद्धांत पर भी थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूं, और फिर आगे के स्लाइड्स पे कल डिस्कशन करेंगे, और कल हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने मनोविश्लेषणवाद की चर्चा की थी, मनोविश्लेषणवाद की अवधारणाओं के बारे में आपको बताया था।
तो मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। तो जो एरिक्सन है, एरिक्सन भी मनोविश्लेषणवाद के ही समर्थक हैं और सिगमंड फ्रायड के आइडियाज से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं। और ये मनोविश्लेषणवादी विचारधारा पर आधारित एरिक्सन का विकास का सिद्धांत है। लेकिन इसको मैंने इस टॉपिक में यहाँ पर शामिल इसलिए किया है क्योंकि ओवरऑल ये सिद्धांत सोशलाइजेशन के प्रोसेस की बात करता है। तो एरिक्सन ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं और उनका मानना है कि हर एक अवस्था में बच्चे के साथ कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। एक अच्छा पक्ष होगा व्यक्ति के जीवन का, एक बुरा पक्ष होगा। अब कौन सा पक्ष हावी हो रहा है? अच्छा पक्ष हावी हो रहा है तो बच्चा एक सफल नागरिक के रूप में विकसित होगा। बुरा पक्ष हावी हो रहा है तो बच्चा असफल नागरिक के रूप में विकसित होगा। हालांकि सफल नागरिक या असफल नागरिक, ये जो क्राइटेरिया है ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। एरिक्सन के सिद्धांत के संदर्भ में इसको हमें समझने का प्रयास करना है। तो एरिक्सन मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं, याद रखिएगा, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन करते हैं ये। और इनका मानना है कि बालक के जीवन में जन्म के बाद ही जो घटनाएं होना शुरू होती हैं, जैसा वातावरण उसको मिलता है, वो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसके आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो एरिक्सन कौन थे? जर्मनी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इनका जो सिद्धांत का नाम है तो वो कहलाता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी। एक स्टेटमेंट में कई बार बोला है मैंने, विकास गर्भ से कब्र तक होता है, फ्रॉम वोम टू टॉम। ये स्टेटमेंट एरिक्सन का ही है, ठीक है, कि विकास गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, वोम टू टॉम। ये आइडिया, ये स्टेटमेंट एरिक्सन का है। तो जैसा मैंने बताया कि विकास की प्रत्येक अवस्था में एक चुनौती होती है, एक समस्या होती है, एक चैलेंज होता है। अब व्यक्ति या बच्चा उस चैलेंज को कैसे डील करता है, उसके आधार पर अगली अवस्था में जाने के लिए एक शक्ति, एक वर्चू मिलती है और बच्चा इस तरह से डेवलप होता जाता है। तो टोटल हैं 8 अवस्थाएं जो पूरे जीवन काल को कवर करती हैं, पूरे जीवन भर चलती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अवस्था, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष की आयु तक, यानी जन्म से लेकर के 18 माह तक की अवस्था को एरिक्सन ने नाम दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। वर्सेस का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट। ये वो अवस्था है जब बच्चे में विश्वास और अविश्वास के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसका टाइम पीरियड क्या है? जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक। अब जब बच्चा आएगा इस दुनिया में तो परिवार में 2 तरह का वातावरण होगा। एक जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्या हैं? एक्चुअली जब मैं ये कहता हूँ जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिक्सन नागरिक तो जर्मनी के थे, लेकिन पैदा ये जर्मनी में हुए, लेकिन बाद में आकर के इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली और अमेरिका में रह करके काम किया। तो पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक चलती है। अब अगर बच्चा जब इस दुनिया में आया तो अगर बच्चे को ये महसूस हुआ पहले 1.5 वर्षों में कि उसको समझा जा रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, उसको सुरक्षा मिल रही है, और तो उसके अंदर ऑप्टिमिज्म यानी होप का विकास हो जाता है, आशावादी गुणों का विकास हो जाता है। अगर परिवार का वातावरण मान लीजिए ऐसा है कि माता पिता आपस में झगड़ा करते रहते हैं, परिवार में उपद्रव मचे रहते हैं, बच्चे की ओर कोई ध्यान नहीं देता,
या एकल परिवार है जहां माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे को किसी नर्स या आया के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और अगर बच्चे को बेहतर केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जैसा संयुक्त परिवारों में होता है, उसकी केयर करने के लिए नाना नानी भी हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा भी हैं और परिवार के तमाम अन्य सदस्य हैं, तो बच्चे में ट्रस्ट का डेवलपमेंट होता है। और ये जो शुरुआत में ही जो नींव पड़ जाती है, पूरी पर्सनालिटी को आगे बनाती है, बिगाड़ती है। तो बच्चे में अगर ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट मिला तो उसमें उम्मीद, सुरक्षा और अच्छे संबंधों की नींव पड़ जाती है। अगर मिसट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट मिला तो बच्चे में भय, संदेह और संबंध बनाने में, माने परिवार के संबंधों में स्थापित होने में वो कठिनाई महसूस करने लगता है बच्चा। तो पहली स्टेज है। इसके बाद दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यानी ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता बनाम संदेह। यहां पर भी दो बातें होंगी। एक वातावरण ऐसा होगा जहां बच्चे को कार्य करने की, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उन एक्टिविटीज को करने की छूट होगी। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि उदाहरण के तौर पे एक बच्चे ने, जो अब इसका टाइम पीरियड क्या है, पहले टाइम पीरियड समझिए। टाइम पीरियड है 1.5 साल से 3 साल तक का टाइम। अब 1.5 साल से 3 साल तक का जो टाइम है, अब बच्चा मूव करने लगता है, चलने फिरने लगता है, दौड़ने भागने लगता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट देखिए कि बच्चे ने पापा का फोन उठा करके पटक दिया तो फोन का स्क्रीन टूट गया। पापा बहुत नाराज हुए और पापा ने बच्चे को जोर से डांट दिया। या बच्चा खुद से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है तो कर तो नहीं पाएगा, उससे गलतियां हो जाएंगी और माँ ने उसको डांट दिया। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बच्चा खुद से, यानी ऑटोनोमस बनने का काम की कोशिश कर रहा है, स्वायत्त बनने का प्रयास कर रहा है, उससे गलतियां हो रही तो माता पिता उसको एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया कर रहे हो, अच्छा फिर से, माने उसको डांट डपट वाला एनवायरनमेंट नहीं है, उसकी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर प्रमोट किया जा रहा है तो बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप होगी, यानी इच्छा शक्ति का गुण उसमें विकसित हो जाएगा। और अगर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो बच्चे के अंदर डर, शर्मिंदगी और इस तरह के संदेह जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी, जो बच्चे की पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे। सिगमंड फ्रॉयड ने भी और एरिक्सन ने भी इस एज के डेवलपमेंट के लिए एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण माना है, वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी मिली है, तो फ्रॉयड कहते हैं और एरिक्सन भी कहते हैं ये टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की आगे पर्सनालिटी को प्रभावित करती है, जिसके बारे में मैंने मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में बात की थी आपसे। तीसरी अवस्था है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मीन्स शुरुआत करना और गिल्ट मीन्स दोषारोपण, दोष भावना, अपराध बोध। इस एज में बच्चा 3 से 6 साल का हुआ बच्चा खेल में सक्रिय हो जाता है और खेलों के माध्यम से दुनिया की खोज करने का प्रयास करता है, ऐसा एरिक्सन का मानना है। अब वो तरह तरह की गतिविधियां करेगा, तरह तरह के खेल कूद करेगा। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर बच्चे को एनकरेज किया जा रहा है उसकी एक्टिविटीज को, तो बच्चे को आगे जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल जाता है, यानी जो सद्गुण मिलता है वो है वर्च्यू। और अगर बच्चे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसमें अपराध बोध की भावना विकसित होती है, जो उसके व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। चौथी अवस्था है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी टाइम पीरियड है इसका 6 से 12 साल तक। अब इंडस्ट्री मीन्स क्या हो गया, कार्य करना, और इंफीरियरिटी मीन्स क्या हो गया, उपेक्षा। तो
अब बच्चा इस एज पे आकर के खुद से जिम्मेदारी महसूस करने का प्रयास करता है और वो परिवार की गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करता है, क्योंकि अब बच्चा ये समझता है कि अब मैं कार्यों को खुद से कर सकता हूं। अब बच्चा स्कूल भी जा रहा है, स्कूल का परिवार का वातावरण ऐसा मिल रहा है कि बच्चे की गलतियों को भी एनकरेज किया जा रहा है। जो सीखने या कार्य करने के क्रम में गलतियां कर रहा है तो बच्चे में सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस अर्थात योग्यता विकसित होती है। और अगर बच्चे को गधा नालायक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, देखो तुम्हारे इतने कम नंबर आए, शर्मा जी का लड़का कितने अच्छे नंबर लेकर के आता है, उसके 90% मार्क्स आए, तुम 80% ही ला पाए। देखो वो पिंटू मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है और तुम मैथ के छोटे छोटे सवाल नहीं कर पाते हो। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। और जब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में डेवलप होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व नकारात्मक गुणों से भर जाएगा, उसमें जो आत्मसम्मान की भावना है वो कमजोर हो जाएगी। और मैंने कई बार बात की है लर्नड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी, सीखी हुई लाचारी की प्रवृत्ति बच्चे में विकसित हो जाएगी। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो गणित नहीं आता, मैं तो कभी 90% अंक नहीं ला सकता, पिंटू मुझसे ज्यादा होशियार है, मैं नहीं ये काम कर सकता। तो ये बच्चे की पर्सनालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद आती है अगली अवस्था, जो पांचवी अवस्था है वो है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी क्राइसिस। अब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच गया, 12 साल से 18 साल का जो टाइम पीरियड है, इस एज में बच्चे के सामने अपनी पहचान बनाने की चुनौती होती है। अपने परिवार से अलग अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, माता पिता की छाया से निकल करके अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। तो ये उसके सामने चैलेंज है। अब इस चैलेंज को ओवरकम कैसे कर रहा है। अब आप ये सोचिए, अगर बच्चे को थोड़ा आजादी मिल रही है, बच्चे को परिवार से मूल्य मिले हैं, अच्छी संस्कृति मिली है, एक निश्चित उद्देश्य मिला है, तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाएगा और उसमें अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित होगी, फाइडेलिटी का गुण विकसित होगा। और अगर बच्चे को बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बच्चे को बार बार इस बात के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम्हें नीट ही करना है, तुम्हें आईआईटी ही क्वालिफाई करना है, कहाँ तुम ड्राइंग में लगे रहते हो, मैं तो तुम्हें सोचता था कि तुम इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम पायलट बनोगे, अब तुम जब देखो तब म्यूजिक में लगे रहते हो, खेलों में लगे रहते हो। तो माने जब माता पिता अपनी अपेक्षाएं, जब समाज अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर थोपने लगता है, तब बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट उत्पन्न हो जाता है और पर्सनालिटी नेगेटिव वे में अफेक्ट करती है। लेकिन अगर बच्चे को ऑटोनॉमी मिली है, उसे जबरदस्ती तनाव नहीं दिया गया, उसको अच्छा कल्चर मिला है, अच्छे उद्देश्य दिए गए हैं, तो बच्चे में निष्ठा की प्रवृत्ति, निष्ठा का गुण विकसित होता है। अंत में छठवीं अवस्था है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अच्छा, अब ये बच्चा बड़ा हो गया, अब वो इस अवस्था को हिंदी में कहेंगे घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये वो एज होती है जब बच्चा अब विवाह करता है, 18 साल के बाद 22, 23, 24 साल, 25 साल औसतन इस एज में आकर के लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है। तो अब यहाँ पर अब बच्चा परिवार का अंग बन गया। अब फिर दो बातें होंगी, अगर जीवन साथी अच्छा मिला है तब तो बच्चे में इंटीमेसी डेवलप हो जाएगी, अगर जीवन साथी, व्यक्ति में इंटीमेसी डेवलप हो जाएगी। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो व्यक्ति में अकेलापन विकसित होगा और इंटीमेसी का डर विकसित हो जाएगा। इंटीमेसी का मतलब क्या हुआ, निकटता, और आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, अलगाव। यानी ये परिवार अगर अच्छा नहीं है व्यक्ति का तो सामाजिक रूप से कटा हुआ महसूस करेगा। इस एज में 18 से 40 साल की जो एज है, 19 से 40 साल की एज, इस एज में अगर जीवन साथी अच्छा है
तो जो पावर मिलेगा, जो वर्च्यू डेवलप होगा व्यक्ति में, वो है प्रेम, जो आगे के जीवन को प्रभावित करेगा। 7वीं अवस्था आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये एज है 40 साल से 65 साल की एज। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी इसी एज में सबसे ज्यादा होती हैं। परिवार की जिम्मेदारी है, कई बार माता पिता की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और अपने बच्चों और पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है, और वो समाज की भी जिम्मेदारियां उठाने लगता है। तो अगर पिछली 6 अवस्थाओं तक सब अच्छा गया है तो व्यक्ति इस एज में जनरेटिविटी की यानी प्रोडक्टिविटी को डेवलप कर लेगा, और उसके अंदर देखभाल यानी सब जिम्मेदारी का भाव विकसित हो जाएगा। लेकिन अगर पिछली 6 अवस्थाएं उसकी गलत गुजरी हैं, पिछला टाइम पीरियड गलत गुजरा है, तो चूंकि वो पिछली ही अवस्था में लॉनलीनेस में चला गया था, अकेलेपन में हो गया था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। वो नशे में और ऐसी गलत चीजों में डूब जाता है, खुद को समाज से अलग थलग कर लेता है, और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी इस एज तक आते आते पिछली 6 अवस्थाएं जैसी गुजरी हैं, उन सब का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और अंतिम अवस्था है जब व्यक्ति बूढ़ा होकर के मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। तो अगर इस अवस्था का नाम है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी निष्ठा बनाम निराशा। आप लोगों का सबसे प्रोडक्टिव टाइम पीरियड चल रहा है, बिल्कुल इसको बनाए रखिए। और हम सबका बहुत प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, इसे बनाए रखना चाहिए। चलिए, तो अगली अंतिम अवस्था है जो 8वीं अवस्था है, वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो अगर 7 अवस्थाएं सब बढ़िया गई हैं तो अब बुढ़ापा ठीक कटेगा। 8 अगर नहीं ठीक गई तो अब व्यक्ति से इसमें आके ये सोचता है, यार ये जीवन तो मेरा बेकार हो गया, कुछ कर नहीं पाए इस जीवन में, अब आगे देखते हैं क्या होगा। माने वो अब पछताता रहता है, पश्चाताप करता रहता है, निराशा में चला जाता है, और बुढ़ापा फिर कष्टमय हो जाता है। तो अगर 7 अवस्थाएं बढ़िया गई हैं तो अपने जीवन को स्वीकार करता है, उसका आनंद उठाता है, और इस अवस्था में उसमें बुद्धिमत्ता विकसित हो जाती है। तो प्रश्न कैसे आते हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे। एरिक सिद्धांतों पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं कुछ प्रश्नों को शामिल करूंगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत एक चीज क्लियर करता है। आप देखिए, पूरे जो आइडियाज हैं, हमने बहुत डिटेल में तो चर्चा नहीं की, लेकिन ब्रीफ में जो भी चर्चा की, तो ये आइडियाज किस बात की ओर फोकस करते हैं? आइडियाज कहीं भी इस बात की ओर फोकस नहीं करता कि सफल व्यक्ति कौन है, जिसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, जिसके पास बहुत अच्छी शानदार जॉब है, जो बढ़िया महंगी गाड़ी पे चल रहा है। ये आइडिया इस बात की ओर फोकस करता है कि हमने अपने परिवार के साथ कैसे कॉप अप किया, अपनी सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहा, और ये सारी चीजें मिलकर के हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को डिजाइन करती हैं। बिल्कुल। तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है, मुझे जो मनोविज्ञान में जो तमाम सिद्धांत हैं, तो मनोविश्लेषणवाद की विचारधारा मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि एरिक्सन का जो आइडिया है, ये एरिक्सन का आइडिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति के विकास की बेहतर अवधारणा प्रस्तुत करता है। और इन आइडियाज को अगर हम, बिल्कुल सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग ही है, इन आइडियाज को अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, बच्चों के साथ इस्तेमाल करें, तो हम बच्चों को बेहतर नागरिक बना सकते हैं। क्लास को खत्म करने से पहले मैं जल्दी से रचनावाद, संरचनावाद और व्यवहारवाद में अंतर बता देता हूँ। एक मैसेज आया था मेरे पास, अभी मैंने देखा था, तो अगर वो हो तो सुने इस चीज को। देखिए, रचनावाद और संरचनावाद लगभग एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनको आप एक जैसा ही मानिए, रचनावाद और संरचनावाद को। तो जो रचनावाद है या जो संरचनावाद है, धन्यवाद दिनेश जी, जो रचनावाद है, तो रचनावादी कहता है, संरचनावादी कहता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है। ये रचनावाद की अवधारणा है। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, बालक जन्मजात समस्या समाधान करता है ना। बालक को आप सिखा नहीं सकते हो, बालक खुद अंतःक्रिया करता है और उस अंतःक्रिया के आधार पर सीखता है।
यानी आप बच्चे को नहीं सिखा रहे हो, बच्चा खुद से सीख रहा है। व्यवहारवाद की विचारधारा इसके विपरीत है। व्यवहारवाद कहता है कि बच्चा जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होता है। टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट है व्यवहारवाद की अवधारणा में। कोरी स्लेट, बच्चा मिट्टी के लोंदे की तरह होता है। यानी व्यवहारवादी कहता है कि आप जैसा चाहो वैसा बच्चे को बना सकते हो। बच्चा सक्रिय अन्वेषक है। ये संज्ञानवाद, संरचनावाद, रचनावाद की अवधारणा है। बच्चे को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये व्यवहारवाद की अवधारणा है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, बच्चे को सिखाया जा सकता है, ये व्यवहारवाद की अवधारणा है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं पहले क्लियर डिस्कस कर चुका हूँ, नोट्स आपके पास होंगे और देख लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप फिर से बताइएगा, मैं दोबारा और चीजें भी डिस्कस कर लूंगा इस पर। तो आज समाजीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इस पे और डिस्कस करेंगे बची हुई चीजों पर। जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी, महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब आगे की जो अवधारणाएं हैं वो कंपैरेटिवली कम महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा हम कल करेंगे। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी, आइडियाज समझ में आ गए होंगे, कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं कल ऐसे प्रश्नों को शामिल करूंगा, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी और इसका जो वर्ड फाइल का पीडीएफ भी मैं दोनों ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सृजनात्मक चिंतन से संबंधित वर्ड फाइल का पीडीएफ अभी तक मैंने नहीं भेजा है, अभी मैं सेशन खत्म करने के बाद ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसके बाद में मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड करीब 50 प्रश्नों के 2 सेट आपको भेज दूंगा सुबह तक, तो उनको दिन में करिएगा। कल की क्लास में थोड़ा उन पे भी डिस्कशन करेंगे और आगे दूसरी पेडागोजी की बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की। पुरस्कार और दंड की बात कौन से वाद में आता है? देखिए, पुरस्कार और दंड वैसे तो ये सीधे तौर पे व्यवहारवाद से संबंधित है, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। तो आज ही क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। आज संस्कृत की क्लास नहीं होगी, तो सभी लोग लीव कर सकते हैं। कल का शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, वो म्यूट है। लो, मैंने ओपन कर दिया है। तो संस्कृत आ की रही मैम, आ रही। हाँ जी, संस्कृत की क्लास नहीं होगी। पहले ही हमें मिल गया था और सूचना मिल गई थी। और मीटिंग भी बहुत जरूरी थी आप लोगों की, सबकी, हम लोगों की, जो कुछ भ्रांतियां थी उसके लिए। तो इसलिए क्लासेस का आज लेट हो गया था। तो कोई बात नहीं, कल एडजस्ट हो जाएगा। कल शेड्यूल से आई थिंक क्लास होंगी। ठीक है, सभी लोग प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। जी, आज मीटिंग में क्या हुआ मैडम? कुछ लोगों के नाम वगैरह मेंशन है बिना उनको अवगत कराए हुए। उसी पे चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ कि ऐसे कैसे नाम आ सकते हैं जो हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। उसके बाद में अपना समर्थ ऐप पे डिस्कशन संजीव सर जी ने किया था, बताया था। तो हाँ मैडम, क्या लिस्ट हाँ पड़ी जी, है ग्रुप में? वो हाँ, ग्रुप में लिस्ट पड़ी हुई ओके है। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ, तो वो चेक कर लीजिए, अपने अपने नाम चेक कर लीजिए, वो जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है कि किसी को बिना अवगत कराए, बिना बताए किसी का नाम नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। बाकी प्रिपरेशन करिए बस, ज्यादा से ज्यादा। हम लोगों के पास और कुछ विकल्प नहीं है। हम लोगों का मतलब हम सारे लोग, जितने लोग हैं अपने संगठन से जुड़े हुए, तैयारी करिए। मेहनत करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम है। बाकी फल तो
हिसाब से मिलता है। ठीक है, क्लिप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।